नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, एस्टेट सीटेट सीरीज की अगली वीडियो जो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। इस वीडियो में 52 बहुत ही शानदार प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न आने वाले एस्टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्य अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 4 कार्य दिए गए हैं, कौन सा इनमें अपचारी कृत्य के रूप में माना जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, जो जुआ खेलना है, ये अपचारी कृत्य में है। और दीवा संपन्न, नींद में निकलना, गृह कार्य नहीं करना, ये अपचारी कृत्य के अंतर्गत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है। तो जो डाल्टन शिक्षण विधि है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, हेलेन पॉक हर्स्ट ने इसका विकास किया है। प्रश्न नंबर 3 है, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था। तो किंडरगार्टन जो पद्धति है इसका संस्थापक इनमें से कौन था। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, फ्रेडरिक फ्रोबेल को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं बच्चे, उनके लिए कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ब्रेल लिपि का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इनमें कौन सी खेल विधि आधारित है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित जो खेल विधि है इसको सबसे अच्छा माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। तो जो परियोजना पद्धति है उसके निर्माता इनमें से कौन थे। इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है बी होगा, किलपैट्रिक, इनको परियोजना पद्धति का निर्माता माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्रिएटिव स्टूडेंट है वो कौन सा होता है इनमें से। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा होता है उसी को सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, यानी कि क्रिएटिव जो आंसर होते हैं उनके लिए क्या जरूरी है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसमें होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 9 है, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या है। तो यहाँ पर 4 गुण दिए गए हैं। तो जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनका इनमें से कौन सा गुण होता है। पहला, वे नैतिक होते हैं, दूसरा वे बुद्धिमान होते हैं, तीसरा वे शक्तिशाली होते हैं और चौथा वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, वे मौलिक चिंतन करते हैं, उन्हीं बच्चों को क्रिएटिव माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इनमें से जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, वो किसके द्वारा पैदा होती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा पहला है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये गलत है। दूसरा, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, ये भी गलत है। तीसरा है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों को शिक्षण, ये भी गलत है। चौथा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा राइट ऑप्शन है डी, यानी कि ये सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रश्न नंबर 11 है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो क्रिएटिविटी के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें पहला है कार्य केंद्रित, ये बिल्कुल सही है, हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। लक्ष्य केंद्रित गलत है, कार्य में लक्ष्य केंद्रित गलत है, पुरस्कार केंद्रित भी गलत है। कार्य केंद्रित जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सृजनशीलता के पोषण हेतु आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 12 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनमें कौन सा बच्चा इसमें से शामिल होता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन पहला है, पिछड़ा बालक, ये भी होता है। प्रतिभाशाली, ये भी स्पेशल चाइल्ड में आता है। मंद बुद्धि, ये भी स्पेशल में आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये सभी जो है विशिष्ट बालक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर
पार्क हस्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति है। तो पार्क हस्ट की कौन सी शिक्षा पद्धति इनमें से है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, जो डाल्टन प्लान है उसके निर्माता पार्क हस्ट थे। प्रश्न नंबर 14 है, किसी बच्चे में सृजनशीलता को विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए कौन सा काम अध्यापक के द्वारा नहीं करना चाहिए? तो इसमें बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, हमारा राइट ऑप्शन यही होगा, ये नहीं करना चाहिए। बाकी विचारों का सम्मान करना चाहिए, जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए और चिंतन पर बल देना चाहिए, ये सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा इनमें सही नहीं है? तो पहला है, ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीच होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध है, ये गलत है। तीसरा, किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, ये सही है। और चौथा है, मौलिकता ही सृजनशीलता है, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये गलत है। प्रश्न नंबर 16 है, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए कौन सा एक परीक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा परीक्षण सृजनशीलता के लिए नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, पहला है किसी अधूरी आकृति या चित्र पर कहानी लिखना या पूरी करना, ये सही है। दूसरा है पहाड़ा लिखना, ये गलत है। तीसरा है वस्तुओं को एक नए क्रम में व्यवस्थित करना, ये सही है, ये भी क्रिएटिविटी के अंदर आता है। किसी वृत्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना, ये भी क्रिएटिव होता है। तो पहाड़ा लिखना हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये एक परीक्षण में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इन दोनों का जो उदाहरण है वो विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ये व्यक्तिक विभिन्नता का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके आधार पर शिक्षा देने के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना, यानी कि अलग अलग लेवल, आईक्यू लेवल के बच्चों को अलग अलग तरह से विकसित करना। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो बताना है। इसमें हमारा पहला है पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, ये सही है। लिंग में विभिन्नता, ये गलत है। रुचियों में विभिन्नता हो सकती है, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता हो सकती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, लिंग में विभिन्नता ये विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है? तो निष्पत्ति जो परीक्षण होते हैं उनका सबसे अच्छा प्रयोग किसमें हो सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये छात्रों के वर्गीकरण में उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? तो यहाँ पर 4 कार्य दिए गए हैं, कौन से कार्य को बाल अपराध नहीं माना जाता? तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, पहला नशा करना, तो ये बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना, ये गलत है, ये बाल अपराध नहीं माना जाएगा। कक्षा से भाग जाना, ये बाल अपराध है। और झूठ बोलना भी बाल अपराध है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अध्यापकों का सम्मान नहीं करना या अभिवादन नहीं करना, ये बाल अपराध की श्रेणी में नहीं होता। प्रश्न नंबर 22 है, दोस्तों इसी तरह के चैप्टर वाइज शिक्षा मनोविज्ञान के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है आने वाली एचटेट की परीक्षा के हर लेवल के एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, एक बालक को गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? यानी कि एक बच्चा जो है जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है और गणित में काफी कमजोर है, वीक है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, इसको पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। औसत बालक में ये नहीं होगा, मंदबुद्धि बालक में भी नहीं होगा और मनस्ताप बालक में भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छा है। प्रश्न नंबर 23 है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो कौन सा सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो बताना है। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, अधिगम का दार्शनिक आधार ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है बालकों के प्रभावी अधिगम के लिए। अधिगम का शारीरिक आधार इंपॉर्टेंट है, प्रेरणात्मक आधार हो सकता है और बौद्धिक आधार भी हो सकता है। तो दार्शनिक आधार इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रश्न नंबर 24 है, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? जो
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सी व्यू रचना उपयोगी होती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, सहकारी अधिगम, यानी कि जिसमें सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान काफी कठिन होती है, तो ये किस कारण से कठिन मानी जाती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, निष्पादन मापन में पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों को नहीं पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए कौन से जो ऑप्शन है वो ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, ये उपयोगी है। उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, ये गलत है। उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, ये भी गलत है। तो उन्हें विशिष्ट योग्यता के स्पेशल अवसर दिए जाएं, वो उनके लिए उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 27 है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के जिस स्रोतों की खोज करता रहता है वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, तो वो बालक कैसा होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, वो प्रतिभाशाली बालक होगा। समस्यात्मक बालक नहीं माना जाएगा, औसत बालक भी नहीं माना जाएगा, हठी बालक भी नहीं माना जाएगा, उसको प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि जांचना चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। पहला है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, ये सही है। तनाव नियंत्रण करना सीखना, ये भी सही है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये भी सही हो सकता है। डी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा दी जाती है, यानी कि जब शिक्षक फुर्सत में हो तब ये गलत है, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो ये भी गलत है, कुछ समय पश्चात ये भी गलत है। यानी कि अगर बच्चे में कोई क्यूरियोसिटी है या वो किसी चीज के बारे में जानकारी चाहता है तो वो उसे तुरंत मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इनमें से कौन सा बच्चे के प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता? पहला, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये सही है। जिज्ञासा, ये भी सही है। विचार, ये भी सही है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है, बाल अपराध का कारण है, तो जो बाल अपराध होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है? पहला है माता पिता में अनबन रहना, ये बिल्कुल सही है। हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये नहीं है। परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना, ये भी नहीं है। समृद्ध परिवार, ये भी नहीं है। जहां पर अनबन ज्यादा रहती है वहीं पर बच्चे के बाल अपराधी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि जो स्लो लर्नर है उनके लिए टीचर को क्या करने की जरूरत होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा, जैसे टोली शिक्षण, ये भी सही है। अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, ये भी सही है। प्रोत्साहन, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। ये सभी कार्य जो है कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है क्या कहलाते हैं? यानी कि जो बच्चे दूसरे बच्चों से कम होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इनको पिछड़ा बालक की श्रेणी में माना जाएगा। मंद बुद्धि में नहीं आएंगे, मंदित मना बालक में भी नहीं आएंगे, बाल अपराधी में भी ये नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 34 है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो किस श्रेणी में आते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा, वो समस्यात्मक बालक भी हो सकते हैं, कम गति से सीखने वाले भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, सभी प्रकार के बच्चों का जो है अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। प्रश्न नंबर 35 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो जो विशेष जो बच्चे होते हैं जिनकी जो स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, विशेष विद्यालयों विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है, जैसे सीखने की मंद गति, ये सही नहीं है।
शारीरिक दोष ये भी सही नहीं है, अमूर्त चिंतन का भाव ये भी सही नहीं है, मौलिकता। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है डी होगा। प्रश्न नंबर 37 है, कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? तो पिछड़े बच्चों की जो समस्याएं हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, कम शैक्षणिक योग्यता ये भी शामिल है, संवेगात्मक समस्याएं ये भी शामिल है, सामाजिक समस्याएं भी शामिल है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 38 है, नवीन विचारों का सर्जन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। तो ये किसका आवश्यक गुण है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 38 का वो है बी, सृजनात्मकता का यह आवश्यक गुण है। प्रश्न नंबर 39 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। तो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 है, विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु ये आवश्यक है। प्रश्न नंबर 41 है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, यानी कि उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बाकी जो ऑप्शन है वो सभी तरीके से सृजनात्मकता विकसित हो सकती है। प्रश्न नंबर 42 है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, सृजनात्मकता के संबंध में अपसारी चिंतन प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, बाल अपराधियों की आयु होती है। तो जो बाल अपराधी होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको बाल अपराधी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो जो निःशक्त बालक होते हैं उनके लिए कौन सा प्रावधान किया जाना चाहिए? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, समावेशी शिक्षा का प्रावधान उनके द्वारा उनके लिए होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो कौन सी मंद बुद्धि होने की विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन जैसे ए है, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये सही है। धीमी गति से सीखना ये भी सही है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये मानसिक मंदाता की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है यानी कि हर बच्चा स्पेशल होता है। तो क्यों होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कोई भी दो शिक्षार्थी जो है कभी भी एक समान नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, दोस्तों आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए, नियमित विद्यालयों में, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए समेकित जो शिक्षा है वो नियमित विद्यालयों में ही होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 48 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो कौन सी विधि उपयोगी हो सकती है सृजनशीलता के लिए? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ब्रेन स्टार्मिंग को उपयोगी माना जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो किसके आधार पर वो समझ सकता है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है? तो सामाजिक रूप से जो वंचित विद्यार्थी है उसकी विशेषता इनमें नहीं है। पहला, बालक की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। दूसरा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है बी, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 51 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए कौन सी व्यू रचना उपयोगी होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये होगा, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना उनके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 52 और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों इसी तरह के शानदार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न एस्टेट की परीक्षा के लिए पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछली जो वीडियो है चैप्टर वाइज उनके जो प्रश्न है उनको भी आप देख सकते हैं, और कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें।
लास्ट प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि अलग से कक्षाएं क्यों लगाई जाती हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष कक्षा या संवर्धन कार्यक्रम चलाकर जो है विकसित किया जा सकता है। धन्यवाद।